गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज का हमारा जो हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आगे की जो भी हम हिंदी पढ़ेंगे ना उसमें ये बेस का काम करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, एक एक चीज आपको क्लियर करनी है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वर्ण विचार, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है आपका वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। व्याकरण के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। वर्णों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, जो ये वर्ण है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण होता क्या है। क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो ये है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब कई बार इसमें एग्जाम में पूछ लेते, इसमें से क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? अगर आपसे मौखिक इकाई पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि। कौन सी होगी? ध्वनि। और अगर आपसे सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? वर्ण। और इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? वर्ण। ठीक है, तो कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्ण क्लियर हो गया आपका। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या वह ध्वनि जिसकी हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? आपकी वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम वर्ण देखते हैं। वर्ण जो हमारे, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन से हो गए? सबसे पहला हो गया आपका स्वर और दूसरा हो गया आपका व्यंजन। ठीक है, इन दो भागों में वर्णों को बांटा गया है। जो ये स्वर होते हैं ना, ये स्वतंत्र होते हैं और ये होते हैं आपके स्वतंत्र नहीं होते। अब ये स्वतंत्र कैसे होते हैं? देखिए, स्वर जो हम इसको पढ़ लेते हैं, स्वर कहते किसे हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर होते हैं। देखिए स्वतंत्र रूप से कैसे, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से एक आवाज निकलती है। इसके साथ साथ हवा भी निकलती है, मुंह से हवा भी बाहर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, अब स्वर की एक और परिभाषा देख लीजिए। जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, तो जो ये प्राणवायु हमारे मुख से जो ये प्राणवायु बाहर निकलती है, इसे किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ क्या है? जो ये स्वर बोलते हैं ना, तो ये बहुत इजीली बोले जाते हैं, इनमें कोई कठिनाई नहीं आती। आ बहुत इजीली इनको बोला जाता है। एक और देख लीजिए, स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो प्राणवायु निकलती है, वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। उनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और जब हम आम भाषा में स्वरों को पढ़ते हैं, वो उसमें पढ़ते हैं कि वह वर्ण जिनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, वो होते हैं हमारे स्वर। अब दोबारा देखिए, स्वर कहते किसे हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं, या वे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय मुख से जो हमारी प्राणवायु निकलती है, उसको किसी भी प्रकार की अवरोध का या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, वो बहुत इजीली बाहर निकल जाती है। उन वर्णों को हम कहते हैं स्वर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं, ये पता लग गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में हमारे जो स्वर बताए गए हैं वो 11 हैं। कई बार इसमें बता देते हैं, कोई कहता है कि स्वर 11 है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 13 है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए,
ये 10 तो हमारे हिंदी में है ही नहीं। मात्राएं हैं हमारे, कई बार एग्जाम में अगर ये पूछ लेना कि हमारी मात्राएं कितनी हैं, मात्राएं कितनी, तो मात्राएं हमारी 10 होती हैं। मात्राएं जो कितनी होती हैं, वो 10 होती हैं, क्योंकि ए जो होता है हमारा, ए जो स्वर होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारे हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। और जो 13 है ना, ये संस्कृत में है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। लेकिन हमारी हिंदी में जो हम स्वर पढ़ते हैं वो 11 ही पढ़ते हैं। देखिए 11 कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। पहले जो हम पढ़ते थे वो इसको अंग और अहो को भी हम स्वरों में बताया जाता था, पर ये स्वरों में नहीं आएंगे, इनका अपना एक अलग है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है अयोगवा। अंग और अह को क्या कहा जाता है, अयोगवा। ठीक है, तो हमारी हिंदी में स्वर कितने हैं, ये स्वर हैं, ये कितनी संख्या हो गई, इनकी 11 हो गई। अब देखिए जो ये री है ना, इसको देखिए। अब आप सोचिए कि ये री स्वर कैसे हुआ, ये तो संस्कृत की ध्वनि है। री जो है वो, री जो है संस्कृत की तत्सम ध्वनि है, संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। तत्सम कौन से होते हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जिसको एज इट इज, संस्कृत से एज इट इज हमारी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, तो ये री जो है ये संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। और हमारी हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत की जो तत्सम ध्वनि है उनको स्थान दिया गया है, उनको स्थान दिया गया है। तो री को हम उसमें क्या आते हैं, री को हम अपने स्वरों में गिनते हैं। तो जितनी हमारी संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या होगी स्वरों की 11, स्वरों की संख्या की 11। ठीक है, अब कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। मात्राओं की संख्या, अगर मात्राओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना, मात्राओं की संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें हम कितनी लिखेंगे, 10, क्योंकि ये जो ए है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, आ की मात्रा, ये छोटी, ये बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, इनसे शुरू होती है। तो ये कितने हो गए आपके 10, आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो कितनी मात्राओं की संख्या अगर पूछी जाए तो हम उसमें कितना बताएंगे, 10। ठीक है, अब बात आ गई स्वरों के वर्गीकरण की। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो हम करेंगे वो करेंगे मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसमें सबसे पहला आता है हमारा हर्ष, हर्ष स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखिए हर्ष स्वर कौन से होते हैं, हर्ष स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है या केवल एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। कौन से होते हैं हमारे हर्ष स्वर, कौन से होंगे इसमें, ए, ई, उ और री, ये 4 आपके कौन से होंगे,
हर्ष स्वर होंगे और इनको ही मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मूल स्वर कौन से होते हैं तो भी यही चार आएंगे और हर्ष स्वर होंगे तो भी यही चार आएंगे। ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसमें जो समय लगता है हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है। इसमें समय लगता है हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय, या कह लीजिए दो मात्राओं का समय लगता है। दो मात्राओं का समय लगता है। ठीक है। अब ये हमारे कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। कितने हो गए हमारे ये टोटल? 7। और ये हमारे कितने थे टोटल? 4। टोटल कितने हो गए? 11। ये जो हमारे मूल स्वर हैं, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है प्लुत। इसका एग्जाम में वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हर्ष दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगता है, या कह लीजिए दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है। दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है। इसका जैसे एग्जांपल लगा लीजिए आप, ओम। ओम, ये जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण हो गया, ये हो गया उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहला आएगा आपका हर्ष या मूल स्वर, दूसरा आएगा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आएगा आपका प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर कितने, मूल स्वर हमारे कितने हो गए? 4, जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। और दूसरा हो गया हमारा दीर्घ, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। ये हमारे टोटल कितने हो गए? 7। और प्लुत जो हो गया, इसमें 2 मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है। अब दूसरा स्वरों का हमारा वर्गीकरण जो होगा वो जीव के प्रयोग के आधार पर होगा। जीव के प्रयोग के आधार पर। इसमें भी 3 है। सबसे पहले आता है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिसका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहता है। आगे का भाग क्रियाशील ठीक है। अग्र स्वर होते हैं जिसका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग जो है वो क्रियाशील रहता है। इसमें आपके आएंगे ई, ए, ऐ और री। ये हो गए आपके अग्र स्वर। इसको आप बोल के देखिए, ई, ए, ऐ, री। इसमें जो आपकी जीभ का रहेगा आगे का भाग ज्यादा क्रियाशील रहेगा। इसके बाद आता है मध्य स्वर। इसके बाद आएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिसमें जीभ का बीच का जो भाग होता है, मध्य का भाग होता है, वो ज्यादा क्रियाशील रहता है। इसमें कौन सा आएगा आपका? ए। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि मध्य स्वर कौन सा होता है, वो कौन सा होगा? मध्य स्वर आएगा आपका ए। इसके बाद जाएगा आपका स्पष्ट स्वर।
स्पष्ट स्वर। ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग क्रियाशील रहता है, पीछे का भाग क्रियाशील रहता है। ये आपके कौन से हो गए? आ, उ, ठीक है, ये आपके हो गए स्पष्ट स्वर। इनको आप बोल के देखिए, इनको जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ का जो पीछे का भाग है ना वो ज्यादा क्रियाशील रहेगा। ठीक है, तो ये 5 हो गए हमारे अग्र स्वर, ये हमारा हो गया मध्य स्वर और ये हमारे हो गए स्पष्ट स्वर। अब आएगा आपका मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसमें सबसे पहले आएगा आपका विवर्त। इसको हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं ओपन। ठीक है, विवर्त स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए जिनमें आपका मुंह जो होता है बोलते टाइम पूरा खुला रहता है। ठीक है, ओपन है ना इसमें, तो विवर्त का मतलब क्या होता है? ओपन। जिसका उच्चारण करते समय मुंह जो है आपका वो पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। कौन सा हो गया? आ। बोल के देखिए आप, आ। इसमें आपका मुंह जो वो पूरा खुलेगा। विवर्त कौन से होते हैं? जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुंह जो है वो पूरा खुला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अर्धविवर्त। इसके बाद हमारा आता है मतलब हाफ ओपन। इसमें जो हमारा होता है मुंह कैसा खुला रहता है? आधा मुंह खुला रहता है। इसमें आपके आगे ए, आई और औ। ठीक है, ये आपके आगे अर्धविवर्त में। अब इसके बाद आएगा आपका संवृत। इसका मतलब होता है क्लोज। मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरा, मतलब पूरा नहीं लगा लीजिए, लगभग बंद रहेगा। ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय मुंह जो है आपका लगभग बंद रहेगा। इसमें आएगी आपकी ई, उ और री। ठीक है, अब आएगा आपका अर्धविवर्त, अर्ध संवर्त, सॉरी। जैसा इसके क्या आएगा? हाफ क्लोज। इसमें जो रहेगा हमारा मुंह जो रहेगा वो आधा बंद रहेगा। देखिए, आधा बंद हमारे कौन से में रहेगा? आधा बंद रहेगा ए और औ में। ठीक है, अब इसमें हमारे कौन से हो गए? ध्यान से देखिए, मुख के द्वार खुलने के बाद सबसे पहले आगे हमारा विवर्त। विवर्त में जिसका उच्चारण करते हमारा जो मुंह है वो पूरी तरह से खुला रहता है। इस पे कौन सा हो गया? आ। इसके बाद आ गया हमारा अर्धविवर्त, मतलब जिसमें आधा मुंह खुला रहता है, उसके हमारे आगे ए, आई, औ। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा संवर्त। संवर्त जिसमें लगभग जो हमारा मुंह होता है वो बंद रहता है। इसमें आगे हमारे
ई उ री। ठीक है, अब इसके बाद आ गया अर्धसंवर्त। अर्धसंवर्त मतलब जिसमें आधा बंद रहता है, वो आ गया आपका। अब फोर्थ जो हमारा रहेगा वो रहेगा ओष्ठ आकृति के आधार पर। मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों की जो बनावट रहती है उसके आधार पर ही होगा। इसमें सबसे पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। इसमें क्या है, वृत्ताकार, इसको वृत्ताकार भी बोलते हैं। जब हम बोलेंगे ना तो हमारे होठ जो होंगे वो गोल आकृति में होंगे, गोलकार होंगे। इसमें आएंगे आपके उ ओ औ, ये चार आपके आएंगे वृत्ताकार में। ठीक है, और जो ये आएंगे इसमें आपके अवृत्ताकार, जिसमें आपके होठों की आकृति गोल नहीं होती, वो आएगी जैसे ए आ ई ए ऐ और री। ये आपके हो गए ओष्ठ आकृति के आधार पर दो, कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, अब पांचवा जो हमारा रहेगा वो रहेगा अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर इसमें कौन से होंगे, इसमें भी दो होंगे। एक होगा अनुनासिक और दूसरा होगा आपका निर्णु। अब देखिए पांचवा जो हमारा होगा वो होगा अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर भी इसमें दो इसके पार्ट होते हैं। पहला होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में कौन से आएंगे, अनुनासिक में वो स्वर आएंगे जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा। चंद्र बिंदु जिसमें होगा वो कौन से होंगे, आपके अनुनासिक होंगे। और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा वो आपके आएंगे निर्नुनासिक में। जैसे लगा लीजिए ये स्वर है ए आ ई उ। ठीक है, अगर इनके ऊपर चंद्र बिंदु हम लगा देते हैं तो ये कौन से बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। और अगर चंद्र बिंदु इसमें से हटा देते हैं तो ये कौन से होंगे, आपके निर्नुनासिक। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से किया है। कौन कौन से थे आपके 5 प्रकार। पहला था हमारा उच्चारण, मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से थे, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमारे आगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, उसमें थे आपके 3, अग्र, पश्च और मध्यम। उसके बाद एक था आपका अनुनासिकता के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा अनुनासिक और निर्नुनासिक। चौथा था आपका मुख के द्वार को खुलने के आधार पर, जो था उसमें था विवृत, अर्धविवर्त, संवर्त और अर्धसंवर्त। और आपका पांचवा हो जाता वो ओष्ठ आकृति के आधार पर, जिसमें था वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा वर्ण विचार में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, इसमें हमने स्वरों के स्वर पढ़े, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण, वो कितने प्रकार से पढ़ा, 5 प्रकार से। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करवाएंगे व्यंजन को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके जो ये स्वरों का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देखें, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।